नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 84 कोलिशन गवर्नमेंट पर। तो आज हम बात कर रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसका मीनिंग, फीचर्स सब कुछ है। मिशन यही है कि इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझें। या आखिर है क्या भला, इसकी खास बातें क्या हैं? बिल्कुल। गठबंधन शब्द तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, खासकर इंडियन पॉलिटिक्स में। इलेक्शन टाइम में तो रोज सुनते हैं। चलिए इसको ठीक से समझते हैं किताबी बातों से आगे जाकर। हाँ, शुरू करते हैं इसके नाम से ही। सोर्सेज बताते हैं कि कोलिशन शब्द आया है लैटिन वर्ड कोलिटो से, जिसका मतलब है साथ में बढ़ना या जुड़ना। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक करना, जैसे अलग अलग सब्जियां मिलाकर मिक्स वेज बना ली। हाँ, पर पॉलिटिक्स की मिक्स वेज इतनी सीधी नहीं बनती। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज साथ आती हैं, जिनकी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। वो मिलकर एक अलायंस बनाती हैं। ओके, तो ये अलायंस क्यों बनता है? मतलब जरूरत क्या पड़ती है? ज्यादातर ये तब होता है जब किसी एक पार्टी को इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो फिर सरकार बनाने के लिए पार्टीज को साथ आना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह की मजबूरी भी कह सकते हैं, खासकर हमारे जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में जहां इतनी सारी पार्टियां हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है कई डेमोक्रेसीज की। अच्छा, इसकी कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं। एक डेफिनेशन घाई की कहती है कि जब कई पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाए और एक कॉमन अग्रीड प्रोग्राम या एजेंडा के बेसिस पर पॉलिटिकल पावर यूज करे, तो उसे कोएलिशन पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली बात इंपॉर्टेंट लग रही है। मतलब एक तरह का मिनिमम लेवल का अग्रीमेंट कि चलो इन चीजों पर हम सब राजी हैं। एग्जैक्टली। ये एक समझौता है कि भाई हम साथ मिलकर इन मुद्दों पर काम करेंगे। एक और डेफिनेशन रॉबर्टसन की इसी बात को थोड़ा और खोलती है। वो कहती है कि कोलिशन अक्सर तब बनती है जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो दो या ज्यादा पार्टियां जिनके पास मिलाकर मेजॉरिटी हो जाए, वो एक कॉमन प्रोग्राम पर एग्री करके सरकार बना लेती हैं। लेकिन इसमें कैच है। वो कहती हैं कि ऐसा करते हुए उन्हें अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मतलब अपनी पहचान भी बचाए रखनी है और साथ भी चलना है। एक मिडिल पाथ निकालना पड़ता है। हाँ, जैसे एग्जाम में किसी अकेले के हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए तो टॉप 2-3 ने मिलकर टीम बना ली, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है अपनी अप्रोच में। बिल्कुल सही उदाहरण है। एक और डेफिनेशन की इसे कोऑपरेटिव अरेंजमेंट कहती है, एक सहयोग की व्यवस्था जहां अलग अलग पार्टियां सरकार बनाने के लिए यूनाइट करती हैं। वो अपनी अलग पहचान रखती हैं पर साथ काम करती हैं। और एक और डेफिनेशन साहनी की इसे मल्टी पार्टी सिस्टम का रिजल्ट बताती है, जब कई छोटी छोटी स्प्लिंटर ग्रुप्स यानी टूटे हुए दल एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार हो जाते हैं, अपने बड़े डिफरेंसेस को साइड में रखकर, सिर्फ इसलिए ताकि हाउस में मेजॉरिटी बना सकें। ये सिंकिंग देयर डिफरेंसेस वाली बात इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ टाइम के लिए अपने झगड़े भुलाकर साथ आ जाना। क्या ये हमेशा मुमकिन होता है? देखिए, मुमकिन तो करना पड़ता है अगर सरकार बनानी है। ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की एक सच्चाई है। जहां अक्सर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, तो कोलिशन एक जरूरत बन जाती है। ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में कई जगह होता है। समझ गया। तो ये डेफिनेशन से ही इसकी कुछ खास बातें या फीचर्स सामने आ रहे हैं। जेसी जौहरी ने इनको थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से बताया है। पहला पॉइंट वो कहते हैं कि कोएलिशंस किसी न किसी रिवॉर्ड के लिए बनती हैं, मटीरियल या साइकिक। ये थोड़ा खोलिए। मटीरियल रिवॉर्ड तो समझ आता है, मंत्री पद, रिसोर्सेज। अच्छा, मटीरियल रिवॉर्ड मतलब मिनिस्ट्रीज मिल गई, किसी सरकारी कमेटी की चेयरमैनशिप मिल गई, सरकारी रिसोर्सेज पे कंट्रोल मिल गया, अपने लोगों को कहीं एडजस्ट कर दिया, ये सब। ओके। और साइकिक रिवॉर्ड वो होता है पावर में होने का एहसास, मतलब साइकोलॉजिकल बेनिफिट। आप डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं, आपका इन्फ्लुएंस है। एक और बड़ा साइकिक रिवॉर्ड होता है अपने पॉलिटिकल राइवल्स को सत्ता से दूर रखने का संतोष। ये भी पार्टी वर्कर्स और लीडर्स के लिए बड़ा मोटिवेशन होता है। अच्छा, मतलब पार का नशा और उसके फायदे, चाहे वो दिखें या ना दिखें। ठीक है। दूसरा पॉइंट तो सिंपल है, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, कोएलिशन कैसे बनाएगा? हाँ, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएलिशन का प्रिंसिपल टेम्परेरी कंजंक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट पर टिका होता है। मतलब ये जो जुड़ाव है ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ खास हितों के लिए, कुछ खास समय के लिए बनता है। ओह,
तो मतलब ये साथ हमेशा के लिए नहीं है। जैसे हम पड़ोसी सिर्फ सोसाइटी की कोई कॉमन प्रॉब्लम, मान लीजिए पानी की दिक्कत, सॉल्व करने के लिए साथ आ गए। प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, जरूरी नहीं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं या हमेशा साथ रहें। सिचुएशनल है ये। बिल्कुल, ये बहुत हद तक सिचुएशनल और इंटरेस्ट बेस्ड होता है। जैसे ही वो इंटरेस्ट पूरे होते हैं या पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है, ये जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है या टूट भी सकता है। इसी से जुड़ा है चौथा पॉइंट, कोalition पॉलिटिक्स। डायनामिक है, स्टैटिक नहीं। इसमें प्लेयर्स और ग्रुप्स बदलते रहते हैं। मतलब फिक्स कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। पुराने कोalitions टूटते हैं, नए बनते हैं। ये हम अपनी आंखों से देखते हैं, स्टेट लेवल पर भी, सेंटर पर भी। आज जो दोस्त हैं, कल दुश्मन हो सकते हैं, परसों फिर दोस्त। कोई परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती। ये तो बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा है। अलायंसेस बदलते रहते हैं सर्वाइवल के लिए। अच्छा, 5वां पॉइंट कोalition का कीनोट यानी मूल मंत्र है कॉम्प्रोमाइज, समझौता। इसमें रिजिड डॉगमा या कट्टरपन की कोई जगह नहीं है, सबको थोड़ा झुकना पड़ता है। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी जरूरत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अगर सब अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो गठबंधन चलेगा कैसे? सबको थोड़ा पानी में उतरना पड़ता है। अपनी कुछ डिमांड्स, कुछ प्रिंसिपल्स पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। पर क्या इस कॉम्प्रोमाइज से गवर्नेंस कमजोर नहीं होती, पॉलिसीज डाइल्यूट नहीं हो जाती? ये एक वैलिड कंसर्न है और इसी कॉम्प्रोमाइज का नतीजा है छठा पॉइंट। कोalition गवर्नमेंट एक मिनिमम प्रोग्राम पर काम करती है। ये शायद हर पार्टनर के लिए आइडियल न हो, पर सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है। वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जिस पर सब राजी हो सकें। अच्छा। इससे कई बार बड़े बोल्ड रिफॉर्म्स लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई पार्टनर उस पर वीटो कर दे या ऐतराज जताए। हाँ, जैसे वो फैमिली वेकेशन वाली बात, सब अपनी पसंद छोड़कर कहीं पास के रिजॉर्ट पर मान गए। शायद किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं, पर चलो काम चल गया। ओके, 7वां पॉइंट कहता है कि प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियोलॉजी, विचारधारा से ज्यादा। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स के लिए प्रिंसिपल्स को भी साइड करना पड़ सकता है। देखिए, इसको पॉलिटिकल रियलिज्म भी कह सकते हैं। सत्ता में आना और बने रहना, ये पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा है। तो प्रैक्टिकल रियलिटीज अक्सर आइडियोलॉजी पर हावी हो जाती हैं। पार्टियों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद उनकी कोर आइडियोलॉजी से मैच ना करते हों, सिर्फ इसलिए कि गठबंधन बना रहे या सरकार चलती रहे। मतलब प्रैक्टिकल जरूरतें उसूलों पर भारी पड़ जाती हैं। ठीक है। और 8वां पॉइंट सीधा साधा है, कोalition एडजस्टमेंट का पर्पस पावर हासिल करना, सीज पावर होता है। एंड गोल तो यही है। प्राइमरीली हाँ, जब पार्टीज अपने दम पर सत्ता तक नहीं पहुंच पाती तो गठबंधन के जरिए पॉलिटिकल पावर तक पहुंचना ही मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये सारे फीचर्स मिलाकर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स तस्वीर बना रहे हैं। रिवॉर्ड का लालच है, रिश्ता टेम्परेरी है, समीकरण बदलते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज की मजबूरी है, आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी है, और अल्टीमेट गोल पावर है। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कॉन्ट्राडिक्शंस है, लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज में ये अक्सर जरूरी भी हो जाती है सरकार बनाने और चलाने के लिए। अच्छा, अब अगर हम खास तौर पर भारत की बात करें तो यहाँ 2 तरह के कोalition देखे गए हैं, प्री पोल और पोस्ट पोल। प्री पोल और पोस्ट पोल, ठीक है। पहले प्री पोल की बात करते हैं, मतलब पोलिंग से पहले, चुनाव से पहले। हाँ, प्री पोल कोalition मतलब चुनाव से पहले ही पार्टियां गठबंधन बना लेती हैं। वो तय कर लेती हैं कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि पार्टीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म और कई बार जॉइंट मैनिफेस्टो के साथ वोटर्स के पास जा सकते हैं। अच्छा, तो वोटर्स को भी ज्यादा क्लैरिटी रहती है कि अगर ये अलायंस जीता तो कौन कौन साथ होगा और उनका मोटा मोटा एजेंडा क्या है। बिल्कुल, इससे एक यूनाइटेड फ्रंट दिखता है और चुनाव के बाद अगर मेजॉरिटी मिलती है तो सरकार बनाने की प्रक्रिया थोड़ी स्मूथ हो सकती है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से बनी हुई है। इसमें स्टेबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होती होगी शुरू में। आमतौर पर हाँ, लेकिन इसका एक चैलेंज ये भी है कि आप चुनाव से पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सीटों का बंटवारा कर लेते हैं, बिना ये जाने कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। हो सकता है रिजल्ट के बाद आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो, पर आप पहले ही कमिटमेंट कर चुके हैं। ये भी है। और दूसरा टाइप है पोस्ट पोल कोएलिशन। ये कब बनता है? ये बनता है चुनाव के बाद, जब रिजल्ट्स आ जाते हैं और किसी भी एक पार्टी या प्री पोल अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। तब शुरू होती है असली, आप कह सकती हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद।
हाँ, पार्टियां फिर आपस में बातचीत करती हैं, नेगोशिएट करती हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती हैं या नहीं भी बनाती कई बार, बस मेजॉरिटी का आंकड़ा जुटाने की कोशिश करती हैं ताकि सरकार बना सके। इसका मकसद भी पॉलिटिकल पावर शेयर करना और मिलकर सरकार चलाना ही होता है। पर ये तो काफी अनसर्टन सिचुएशन लगती है। मतलब रिजल्ट आने तक पता ही नहीं कि कौन किसके साथ जाएगा। इसमें तो फिर वो जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, खरीद फरोख्त, उसकी संभावना भी बढ़ जाती होगी। हाँ, ये पोस्ट पोल कोalitions की एक बड़ी आलोचना है। इसमें ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा भी ज्यादा रहता है, कम से कम शुरुआती दौर में तो जरूर। नेगोशिएशंस लंबी चल सकती हैं, मंत्रालयों के बंटवारे पर काफी खींचतान हो सकती है। और वोटर्स के लिए भी तो कंफ्यूजन होता होगा। मान लीजिए किसी ने पार्टी ए को वोट दिया पार्टी बी के खिलाफ, और रिजल्ट के बाद ए और बी ने ही मिलकर सरकार बना ली। बिल्कुल, ये मतदाता के मैंडेट के साथ एक तरह का धोखा भी माना जा सकता है कई बार। इसीलिए पोस्ट पोल कोalition को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। लेकिन इसका एक फायदा पार्टियों के नजरिए से ये होता है कि उन्हें रिजल्ट्स के बाद अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से निगोशिएट करने का मौका मिलता है। वो देखती हैं कि किसके पास कितने नंबर हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी शर्तें रखती हैं। अच्छा, तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और चैलेंज हैं। एग्जैक्टली। प्री पोल में क्लैरिटी ज्यादा है, पोस्ट पोल में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है रिजल्ट्स के बाद। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि कोलिशन सरकार या गठबंधन सरकार बेसिकली एक ऐसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जो अक्सर मल्टी पार्टी सिस्टम में क्लियर मेजॉरिटी न मिलने पर बनती है। इसमें अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पार्टियां कुछ कॉमन मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज और प्रैग्मेटिज्म के बेसिस पर पावर शेयर करने के लिए साथ आती हैं। हाँ, और ये जुड़ाव अक्सर टेम्पररी और डायनामिक होता है, जो खास इंटरेस्ट और पॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और भारत में ये चुनाव से पहले प्री पोल और चुनाव के बाद पोस्ट पोल दोनों तरह से देखने को मिलता है, और दोनों के अपने अपने मायने और इम्प्लीकेशंस हैं। बिल्कुल, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, खासकर भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए। ये गवर्नेंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि अलग अलग रीजनल और सोशल ग्रुप्स की आवाजें सरकार में शामिल हो सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन साथ ही इसमें पॉलिसी पैरालिसिस, इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का खतरा भी हमेशा बना रहता है। सही कहा, एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है ये। खैर, इसके गवर्नेंस पे क्या असर पड़ता है, इसकी सक्सेस और फेलियर के क्या फैक्टर्स हैं, और इंडियन हिस्ट्री में इसके क्या क्या उदाहरण और अनुभव रहे हैं, इस पर शायद हम आगे कभी और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो बात निकली कि कॉम्प्रोमाइज इसका मूल मंत्र है, ये सवाल जरूर मन में आता है कि ये कॉम्प्रोमाइज कहाँ तक प्रैग्मेटिज्म है और कहाँ ये प्रिंसिपल्स का सौदा बन जाता है। इस पर सोचने की जरूरत है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं गठबंधन सरकारों की। मतलब ये कोalition गवर्नमेंट्स बनती कैसे हैं, इनका हिसाब किताब क्या है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय राजनीति के इस अहम पहलू पर काफी रोशनी डालती है। कैसे ये मिलीजुली सरकारें बनी, इनके फायदे क्या रहे और नुकसान क्या हुए। हाँ, ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक पार्टी के दबदबे से। कांग्रेस का जमाना था वो, बिल्कुल एक छत्र राज। जी। लेकिन फिर 1977 के बाद समझिए पासा ही पलट गया और फिर शुरू हुआ ये गठबंधनों का दौर। तो चलिए इसी सफर को जरा बारीकी से समझते हैं। हाँ, देखते हैं कैसे ये बदलाव आया। तो पहले 4 लोकसभा चुनाव हुए, 1952, 57, 62 और 67। इनमें तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी, मतलब अकेले दम पर बहुमत, अपनी सरकार। हाँ, बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी थी, कोई चैलेंज ही नहीं था उस वक्त। एकदम साफ, कोई रोक टोक नहीं। सिंगल पार्टी डोमिनेंस जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से स्थापित था। जैसे स्कूल में कोई एक हाउस होता है ना, जो हर कंपटीशन जीतता जाए। बिल्कुल वैसा ही माहौल था। फिर 1969 में कहानी में एक ट्विस्ट आया। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी दिक्कतें हुई और वो स्प्लिट हो गई, 2 हिस्सों में बंट गई। जी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। हाँ, तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई, मतलब मेजॉरिटी का आंकड़ा हाथ से निकल गया। हाँ, सपोर्ट कम हो गया। लेकिन मजे की बात यह कि सरकार गिरी नहीं। सीपीआई, डीएमके जैसी पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया, जिसे कहते हैं आउटसाइड सपोर्ट। जी, ये एक नया तरीका था उस वक्त। हाँ, सरकार चलती रही। सोचिए, ये भी एक तरह का जुगाड़ी था। कोई फॉर्मल कोalition नहीं बनाया, पर सपोर्ट लेके सरकार चला ली। जैसे एक कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई दोस्त ग्रुप में तो नहीं है, पर बाहर से हेल्प कर रहा है नोट्स वगैरह देकर। ये दौर दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे वो जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस एक नॉर्म सा बन गया था, उसमें पहली बार दरारें दिखने लगीं। हाँ, बिल्कुल। और ये आउटसाइड सपोर्ट का जो तरीका था, वो एक तरह से आने वाले फॉर्मल गठबंधनों का शायद एक क्या कहते हैं प्रीकर्सर था।
एक जरूरत के हिसाब से किया गया एडजस्टमेंट ताकि पावर स्ट्रक्चर बना रहे। सही। ये आज के स्ट्रक्चर्ड गठबंधनों जैसा तो नहीं था, पर इसने दिखाया कि सत्ता के लिए नए समीकरण बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज खुल गई। लेकिन फिर कहानी पलटी। 1971 के चुनाव हुए और कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा था। बिल्कुल। और फिर से अकेले दम पर सरकार बना ली। उस वक्त तो लगा कि शायद वो पुराने दिन लौट आए हैं, सिंगल पार्टी रूल का दौर फिर से जम गया है। जी, ऐसा लगा था उस वक्त। पर असली टर्निंग पॉइंट जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी, वो आया 1977 में। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। कांग्रेस की बड़ी हार हुई और यहीं से केंद्र में गठबंधन सरकारों का, जिसे कहते हैं ना, असली सिलसिला वो शुरू हुआ। जी, ये भारतीय राजनीति के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। बिल्कुल। इसके बाद से केंद्र में किसी एक पार्टी के लिए अकेले बहुमत लाना ज्यादातर मुश्किल ही रहा है। मतलब वो दौर ही बदल गया। हाँ, लैंडस्केप ही चेंज हो गया। अब सारी गठबंधन सरकारों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर जरा बड़े ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं, जैसा हमारी जानकारी भी बताती है। 1977 में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जी, वो अपने आप में एक बड़ा प्रयोग था। हाँ, क्योंकि उसमें कई अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां थीं। कांग्रेस ओ, जनसंघ, लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और भी कई छोटे छोटे ग्रुप्स। बिल्कुल, हम साथ साथ हैं वाला मामला पर पार्टियों का। हाँ, एक एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठा हुए थे। लेकिन वो अंदरूनी मतभेदों की वजह से ज्यादा टिक नहीं पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि सिर्फ कांग्रेस विरोध के नाम पर इकट्ठा होना शायद काफी नहीं था स्टेबल सरकार के लिए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। सही कहा। इसके बाद 70s के आखिर में और फिर पूरे 90s में हमने काफी इंस्टेबिलिटी देखी। सरकारें बनी और गिरी। हाँ, वो दौर तो काफी उतार चढ़ाव वाला था। चरण सिंह की सरकार आई, कुछ ही महीने चली। फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार भी ज्यादा नहीं चली। और इन दोनों में कॉमन क्या था? कांग्रेस आई का बाहरी समर्थन। बिल्कुल। और जैसे ही कांग्रेस ने समर्थन खींचा, सरकार गिर गई। तो ये आउटसाइड सपोर्ट वाली व्यवस्था की नाजुकता साफ दिखती है। बहुत अनस्टेबल था ये मॉडल। हाँ, जैसे कोई रिश्ता हो जो बस एक पतले धागे से बंधा हो, जरा सा खिंचाव और टूट गया। जी। फिर 90s में यूनाइटेड फ्रंट का दौर आया। हाँ, HD देवेगौड़ा और फिर IK गुजराल प्रधानमंत्री बने। इसमें तो और भी ज्यादा पार्टियां थी। जनता दल, CPI, TMC, SP, DMK, AGP, TDP, मतलब कई क्षेत्रीय और वामपंथी दल। और इसे भी कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। और फिर वही हुआ, समर्थन वापस ले लिया, सरकारें गिर गईं। तो ये आउटसाइड सपोर्ट वाला मामला बड़ा ट्रिकी रहा। बहुत ट्रिकी। मतलब पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली स्थिति बन जाती थी कई बार समर्थन देने वाली पार्टी के लिए। हाँ, स्थिरता का दौर कुछ हद तक 1999 में शुरू हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। जी, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसमें बीजेपी मुख्य दल थी और कई सहयोगी पार्टियां साथ थीं। JDU, तृणमूल, शिवसेना, BJD, DMK, अकाली दल, काफी बड़ा गठबंधन था ये। और इसकी खास बात ये थी कि ये पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार थी जिसने सफलतापूर्वक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बिल्कुल, ये एक माइलस्टोन था भारतीय राजनीति में। हाँ, इसने दिखाया कि गठबंधन सरकारें स्थिर भी हो सकती हैं अगर उन्हें ठीक से मैनेज किया जाए। फिर 2004 से 2014 तक 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार रही। जी, UPA 1 और UPA 2। इसमें कांग्रेस मुख्य दल थी और NCP, DMK, RJD जैसे कई सहयोगी दल साथ थे। UPA 1 को वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया था, हालांकि बाद में वो न्यूक्लियर डील पर अलग हो गए थे। हाँ, पर सरकार गिरी नहीं और इन दोनों UPA सरकारों ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। तो ऐसा लगा कि शायद भारतीय राजनीति गठबंधन चलाने में थोड़ी मैच्योर हो रही है, थोड़ी स्थिरता आ रही है। हाँ, कुछ हद तक NDA और UPA के दौर ने दिखाया कि कोएलिशंस काम कर सकते हैं, कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। और फिर 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकारें चल रही हैं। जी। 2014 और खासकर 2019 में तो बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला। जी, ये एक अलग स्थिति थी। हाँ, लेकिन उन्होंने गठबंधन को बनाए रखा, NDA के तौर पर ही सरकार चलाई। हालांकि इस दौरान कुछ पुराने सहयोगी जैसे शिवसेना और अकाली दल गठबंधन से अलग भी हुए। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि बहुमत होने के बावजूद कोएलिशन डायनामिक्स चलते रहते हैं। सहयोगियों को साथ रखना या उनका अलग होना, ये प्रक्रिया जारी रहती है। इस पूरी यात्रा को अगर देखें तो कुछ बातें साफ उभरती हैं, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। जी।
पहला तो यही कि भारतीय राजनीति सिंगल पार्टी डोमिनेंस से एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ी है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय दलों रीजनल पार्टीज का कद राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनका उभार सिर्फ सत्ता का गणित नहीं था, बल्कि ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की जमीनी हकीकत का रिफ्लेक्शन था। सही बात है। स्टेट्स की आवाज नेशनल लेवल पर ज्यादा सुनी जाने लगी। हाँ, इसने स्थायी रूप से केंद्र की कार्यशैली और पावर स्ट्रक्चर को बदल दिया है। तीसरा, शुरुआती दौर में जैसे 70s और 90s में काफी अस्थिरता रही, लेकिन बाद में एनडीए और यूपीए के दौर में गठबंधन ज्यादा स्थिर भी हुए। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो मतलब सिस्टम ने धीरे धीरे शायद एडजस्ट करना सीखा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। पॉलिटिकल एक्टर्स ने शायद कोलिशंस को मैनेज करना बेहतर सीखा है। एक बार मजाक में खिचड़ी सरकारें भी कह दिया जाता है। जी हाँ। इनके फायदे क्या हैं? कुछ तो अच्छा होता होगा इनमें। चलिए इनके मेरिट्स को जरा अनपैक करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या सकारात्मक पहलू हैं। पहला फायदा जो बताया गया है, अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट्स, यानी विभिन्न हितों का समावेश। हाँ, मतलब जब अलग अलग पार्टियां जो अलग अलग क्षेत्रों, समुदायों या विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करती हैं, जी साथ आती हैं, तो सरकार में ज्यादा आवाजों को जगह मिलती है। जी। सरकार के फैसलों में अलग अलग समूहों की उम्मीदों और शिकायतों को शामिल करने का एक चैनल बन जाता है। जैसे किसी बड़े संयुक्त परिवार में कोशिश होती है ना कि सबकी राय ले ली जाए, कुछ वैसा ही ये भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए बहुत मायने रखता है। जी। जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म, क्षेत्र, वहाँ गठबंधन सरकारें कम से कम सिद्धांत में तो एक सिंगल पार्टी सरकार के मुकाबले ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकती हैं। हाँ, मतलब ज्यादा लोगों की बात आ जाती है सामने। हाँ जी, वो जनता की राय पब्लिक ओपिनियन के स्पेक्ट्रम को ज्यादा बेहतर ढंग से दर्शा सकती हैं। इससे सरकार ज्यादा इंक्लूसिव महसूस हो सकती है। ज्यादा लोगों को लग सकता है कि हाँ, सरकार में हमारी भी हिस्सेदारी है, हमारी बात सुनी जा रही है। ठीक है। दूसरा फायदा गिनाया गया है कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी आम सहमति आधारित राजनीति। जी। क्योंकि सरकार चलाने के लिए सहयोगियों को साथ रखना जरूरी है, तो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सबको साथ बिठाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, सहमति बनानी पड़ती है। हाँ, कंसल्टेशन जरूरी हो जाता है। मतलब फैसले कंसल्टेशन और कॉम्प्रोमाइज से लिए जाते हैं। इसमें वक्त ज्यादा लग सकता है, प्रक्रिया धीमी हो सकती है, पर शायद ये तरीका ज्यादा डेमोक्रेटिक है। सबको साथ लेकर चलने की मजबूरी एक तरह से फायदा बन जाती है। हाँ, ये कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग को निश्चित रूप से बढ़ावा देता है। पार्टियों को नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो सिर्फ मेरी चलेगी वाला रवैया, वो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। हाँ, वो तो है। अक्सर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ता है जिसपे सब सहमत हों। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। क्या? कई बार ये सहमति इतनी न्यूनतम हो जाती है कि बड़े और जरूरी सुधार या कड़े फैसले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सब लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पर अग्री करते हैं, तो ये फायदा अपनी एक कीमत के साथ आता है। डिसिसिवनेस कम हो सकती है। अच्छा, ये भी बात है। तीसरा फायदा, फेडरल फैब्रिक को मजबूती, मतलब संघीय ढांचे को मजबूती। जी। कहा जाता है कि ये सरकारें क्षेत्रीय मांगों और चिंताओं के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। मतलब राज्यों की बात, स्टेट गवर्नमेंट्स की आवाज केंद्र में ज्यादा सुनी जाती है। काफी हद तक हाँ। जब रीजनल पार्टीज केंद्र सरकार में भागीदार होती हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से अपने राज्यों के मुद्दे, अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जोर जोर से उठाती हैं। हाँ, उनका तो एजेंडा ही वही होता है मुख्य रूप से। बिल्कुल। केंद्र पर दबाव बनता है कि वो राज्यों की जरूरतों पर ध्यान दे, रिसोर्सेज दे। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इसने भारत में सेंटर स्टेट रिलेशंस को काफी हद तक रिकन्फिगर किया है। कैसे? सिंगल पार्टी डोमिनेंस के दौर में अक्सर राज्यों को लगता था कि केंद्र उनकी अनदेखी कर रहा है, पर कोलिशंस ने राज्यों की बार्गेनिंग पावर बढ़ाई है। ये भारतीय संघवाद के डायनामिक नेचर को दिखाता है। केंद्र को राज्यों की सुननी पड़ती है। सही है। चौथा फायदा, सरकार की निरंकुशता, मतलब टिरेनी में कमी। हाँ, चेक ऑन एब्सोल्यूट पावर। जब सत्ता एक पार्टी या एक नेता के हाथ में केंद्रित नहीं होती, बल्कि कई सहयोगियों के बीच बटी होती है, तो मनमानी या तानाशाही, जिसे डिस्पोटिक रूल कहते हैं, उसकी गुंजाइश कम हो जाती है। जी, पावर डिफ्यूज हो जाती है। हाँ, पावर किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने के बजाय बढ़ जाती है। सभी भागीदार राजनीतिक फैसलों में हिस्सेदार होते हैं, जिससे फैसले ज्यादा संतुलित, बैलेंस होने की संभावना रहती है।
एक तरह का इंटरनल चेक इन बैलेंस सिस्टम बन जाता है। जैसे क्लास का मॉनिटर अकेले सब पर हुक्म नहीं चला सकता, अगर हर रो से एक रिप्रेजेंटेटिव भी चुना गया हो। ये बात सही है। पावर का ये डिफ्यूजन लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा माना जा सकता है। शक्ति का बंटवारा अपने आप में एक तरह का अंकुश लगाता है। सिद्धांत रूप में इससे सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि फैसले ज्यादा सामूहिक होते हैं। हालांकि जैसा हम आगे देखेंगे, अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा गठबंधन सरकारों में थोड़ा जटिल भी हो जाता है। बिल्कुल, और यहीं से हम आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, क्योंकि जहां फायदे हैं वहां इन गठबंधन सरकारों की कमजोरियां या नुकसान, डीमेरिट्स, वो भी कम नहीं हैं। और ये लिस्ट भी काफी लंबी है। जी, चैलेंजेस भी बहुत है। पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित नुकसान, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। हाँ, ये तो सबसे पहले दिमाग में आता है। ये सरकारें अक्सर स्टेबल नहीं होती। सहयोगियों के बीच किसी पॉलिसी पर या मंत्रालय के बंटवारे पर या किसी नेता के बयान पर मतभेद हुए नहीं कि सरकार गिरने का खतरा मंडराने लगता है। जी, समर्थन वापस लेने की धमकी तो आम बात हो जाती है। कई बार तो लगता है जैसे जेंगा का टावर हो, हर कोई अपना ब्लॉक खींचना चाहता है और डर लगा रहता है कि कब पूरी इमारत ढह जाए। हाँ, हमने 70s और 90s में ये खूब देखा। सरकारें अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाती थी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिर्फ सरकार बदलने तक सीमित नहीं रहती, इसका सीधा असर गवर्नेंस पर पड़ता है। पॉलिसी कंटिन्यूटी टूट जाती है। सरकारें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के बजाय रोजमर्रा के संकटों से निपटने में उलझी रहती हैं, एक तरह से परपेचुअल सर्वाइवल मोड में। हाँ, बस सरकार बचाते लो। जी, इससे निवेशकों का भरोसा कम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी प्रभावित होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी अनिश्चितता रहती है। सही कहा। दूसरा नुकसान, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कमी, लीडरशिप डेफिसिट। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारी संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लीडर माना जाता है। लेकिन गठबंधन में पीएम को हर बड़े फैसले से पहले सहयोगियों से लंबा सलाह मशवरा करना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, उनके दबाव झेलने पड़ते हैं। जी, पीएम की अथॉरिटी कमजोर होती है। हाँ, पीएम खुलकर डिसाइसिव तरीके से फैसले नहीं ले पाता। आलोचक तो कई बार मजाक में या गंभीरता से गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को सुपर प्राइम मिनिस्टर्स या अल्ट्रा प्राइम मिनिस्टर्स तक कहने लगते हैं। हाँ, ये सुना है। ऐसा लगता है जैसे असली स्टीयरिंग व्हील पीएम के हाथ में है ही नहीं, या है भी तो कई और हाथ उस पर है। पीएम बंधा हुआ महसूस करता होगा। हाँ, ये प्रधानमंत्री पद की शक्ति, अथॉरिटी और डिसाइसिवनेस को निश्चित रूप से कमजोर करता है। पीएम को लगातार मोल भाव, बार्गेनिंग और समझौते करने पड़ते हैं। Sometimes the PM seems more like a crisis manager trying to keep everyone happy rather than a visionary leader setting a clear direction. हाँ, बस सबको खुश रखो। जी, this raises an important question about the efficiency of the executive branch in a coalition setup. क्या वो तेजी से और प्रभावी ढंग से काम कर पाती है? शायद नहीं। तीसरा नुकसान, सुपर कैबिनेट का उदय। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन कमिटीज। कभी-कभी गठबंधन के साथी दलों के नेता मिलकर एक स्टीयरिंग कमेटी या कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेते हैं, और ये कमेटी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो असल कैबिनेट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उससे भी ज्यादा ताकतवर लगने लगती है। जी, पर्दे के पीछे से काम करती है। हाँ, ये पर्दे के पीछे से फैसले लेने लगती है और कैबिनेट के रोल को कम कर देती है। अंडरमाइंस द रोल ऑफ द कैबिनेट। ये तो कुछ वैसा हो गया जैसे घर के जरूरी फैसले घर के सदस्य नहीं बल्कि मोहल्ले की पंचायत ले रही हो। ये समितियां कैबिनेट के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बाहर काम करती हैं, लेकिन फैसलों को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। ये एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर बन जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। इससे गवर्नेंस के स्थापित सिद्धांत कमजोर होते हैं, फैसलों में ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि असली जिम्मेदार कौन है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओपेक हो जाता है। सही है। चौथा नुकसान, छोटे दलों का किंग मेकर बन जाना। हाँ, ये तो बहुत होता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार बनाने या बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे दलों की जरूरत पड़ती है, जिनकी संसद में सीटें बहुत कम होती हैं। फिर वो अपनी संख्या बल से कहीं ज्यादा मोलभाव करने लगते हैं, किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। जी, डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस। हाँ, वो अपनी अहमियत से ज्यादा मांगे रखने लगते हैं, मंत्रालयों के लिए, नीतियों में बदलाव के लिए, या कभी-कभी तो अपने नेताओं के खिलाफ चल रहे केस वापस लेने के लिए भी दबाव बनाने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में सबसे छोटा बच्चा अपनी हर जिद मनवा लेता है, क्योंकि सबको पता है कि उसके रोने या रूठने से माहौल खराब हो जाएगा। ये एक गंभीर समस्या है।
ये छोटे दल अपनी क्रूशल सपोर्ट के बदले बड़े मंत्रालय मांग सकते हैं, भले ही उनके पास योग्य नेता ना हो। वो ऐसी पॉलिसीज पर जोर दे सकते हैं जो उनके संकीर्ण हितों को साधती हों, भले ही वो राष्ट्रीय हित में ना हो। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट पीछे रह जाता है। जी, यहाँ प्रिंसिपल्स पीछे छूट जाते हैं और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी हावी हो जाती है। बार्गेनिंग पावर का खेल नैतिक सीमाओं को लांघ सकता है। 5वां नुकसान, राष्ट्रीय फैसलों में क्षेत्रीयता का हावी होना, रीजनलिज्म डोमिनेटिंग नेशनल डिसीजंस। हाँ, ये फेडरलिज्म वाले पॉइंट का दूसरा पहलू है। जैसा हमने फायदों में गिना था कि क्षेत्रीय दलों को आवाज मिलती है, जी, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। कई बार क्षेत्रीय दलों के नेता नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अपनी रीजनल एजेंडा को प्राथमिकता देते हैं। जी, वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उनके राज्य या क्षेत्र के लिए खास रियायतें दी जाएं या कोई ऐसी राष्ट्रीय नीति ना अपनाई जाए जो उनके हिसाब से उनके क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, वरना वो समर्थन वापस ले लेंगे। इससे नेशनल पॉलिसी मेकिंग में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार जरूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन पॉलिसी के कदम या सुरक्षा संबंधी फैसले भी रीजनल कंपल्शंस की वजह से अटक जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं या लागू ही नहीं हो पाते। हाँ, ये तो दिक्कत है। राष्ट्रीय हित को क्षेत्रीय हितों के आगे कुर्बान करना पड़ सकता है। ये देश के समग्र विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। छठा नुकसान, बड़ा मंत्रिपरिषद, लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, वो जंबो मिनिस्ट्री वाली बात। गठबंधन के सभी साथियों को खुश करने, सबको सत्ता में हिस्सेदारी देने के चक्कर में मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितने ज्यादा सहयोगी दल, उतने ज्यादा मंत्री बनाने पड़ते हैं। जी, सबको अकोमोडेट करना पड़ता है। जैसे वाजपेयी जी की 1999 वाली मिनिस्ट्री का जिक्र आता है, उसमें 70 से ज्यादा मंत्री थे। इसे जंबो मिनिस्ट्री कहा गया था। अब इतने सारे मंत्रियों में काम बांटना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना कितना मुश्किल होता होगा। ऊपर से सरकारी खजाने पर बोझ अलग। बिल्कुल। जैसे कोई क्रिकेट टीम बनानी हो 11 लोगों की, पर सबको खुश करने के लिए 25 लोगों को टीम में रखना पड़े। खेलेगा कौन, बैठेगा कौन? इससे एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी बढ़ना लगभग तय है। मिनिस्ट्रीज कई बार योग्यता, मेरिट या जरूरत के आधार पर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल कंपल्शन में बांटी जाती हैं। विभागों का बंटवारा भी कई बार अतार्किक तरीके से होता है। हाँ, मतलब जो जरूरी मंत्रालय हैं वो शायद कमजोर हाथों में चले जाएं। हो सकता है। कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है, फैसले लेने में देरी होती है, और हाँ, सरकारी खजाने पर भारी बोझ तो पड़ता ही है। मंत्रियों के दफ्तर, स्टाफ, सुविधाएं, इन सब पर खर्चा बढ़ जाता है। और सातवां और आखिरी नुकसान जो बताया गया है, जिम्मेदारी से बचना, इवेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी का इश्यू। जब सरकार में कई दल शामिल होते हैं तो कुछ गड़बड़ होने पर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर या चूक होने पर जिम्मेदारी लेने से सब कतराते हैं। ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। हाँ, ये मेरी गलती नहीं, उस वाले मंत्री की पार्टी की गलती है। यह फैसला तो उस सहयोगी दल के दबाव में लिया गया था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिद्धांत है संसदीय प्रणाली का, वो कमजोर पड़ जाता है। जी। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट फेल होने पर हर सदस्य दूसरे पर उंगली उठाए। शक्ति के इस तरह बंटवारे, डिफ्यूजन ऑफ पावर से, जहां फैसले कई स्तरों पर और कई केंद्रों द्वारा लिए जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी तय करना वाकई मुश्किल हो जाता है। जनता के लिए समझना कठिन हो जाता है कि किसी विफलता के लिए असल में किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। सही बात है। ये सुशासन, गुड गवर्नेंस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं, दोनों ही गठबंधन की इस मजबूरी के कारण कमजोर पड़ सकती हैं। तो ये थी भारत में गठबंधन सरकारों की कहानी। कैसे इनका दौर शुरू हुआ, कैसे ये चली और इनके क्या फायदे रहे, जैसे डाइवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन, कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश, तिरनी पर चेक। जी। और क्या बड़े नुकसान रहे, जैसे इंस्टेबिलिटी, वीक लीडरशिप, फैसलों में देरी और ये अकाउंटेबिलिटी का इशू। एक मिलीजुली काफी कॉम्प्लेक्स तस्वीर है ना? बिल्कुल। फायदे भी हैं तो नुकसान भी कम नहीं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसने पिछले कुछ दशकों में भारतीय लोकतंत्र को गहराई से प्रभावित किया है और शायद आगे भी करता रहेगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। क्या ये गठबंधन सरकारें भारत की जबरदस्त विविधता, इनहेरेंट डाइवर्सिटी का एक अनिवार्य नतीजा, इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस हैं, जिसे हमें स्वीकार करके बेहतर ढंग से चलाना सीखना होगा? या फिर ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था की किसी तरह की फ्रैगमेंटेशन या अपरिपक्वता, लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी का संकेत देती हैं, जिसे समय के साथ दूर करने की जरूरत है? अच्छा सवाल है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। इज कोलिशन पॉलिटिक्स अ फीचर और अ बग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन इट्स करंट स्टेज? Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 84,
Coalition Government of Indian Polity. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी भारतीय राजनीति की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 85 एंटी डिफेक्शन लॉ पर। ये वो कानून है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, खासकर जब इलेक्शन होते हैं या सरकारें बनती बिगड़ती हैं, जिसे आम भाषा में आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स को रोकने वाला कानून भी कहते हैं, है ना। ये 1985 में आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये क्यों लाया गया है। इसका जो मेन मकसद था वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कम करना, जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, वो हॉर्स ट्रेडिंग रोकना और जो जनता का मैंडेट है, जनादेश है, उसका सम्मान करना। मतलब जिस पार्टी के टिकट पर आप जीते हैं, आप उसी के प्रति लॉयल रहें। राइट। और इसके लिए संविधान में भी ठीक ठाक बदलाव करने पड़े। 4 आर्टिकल्स 101, 102, 190, 191 इनमें बदलाव हुए और एक पूरी की पूरी नई अनुसूची 10th शेड्यूल जोड़ दी गई। हाँ, ये काफी बड़ा कदम था उस समय। और फिर बाद में 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें एक और बड़ा बदलाव किया। वो स्प्लिट वाले लूप होल को बंद किया। उस पर भी बात करेंगे जरूर। तो चलिए खोलते हैं इस 10वीं अनुसूची के पिटारे को, जरा डिटेल्स में समझते हैं कि ये कानून क्या कहता है, कौन कब और कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले वो सदस्य जो सबसे आम है, मतलब जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आते हैं, उनके लिए क्या ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के? देखिए, इनके लिए 2 मेन ग्राउंड्स हैं। पहला, अगर कोई मेंबर स्वेच्छा से वॉलंटरीली अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप मतलब इस्तीफा दे दे? सिर्फ इस्तीफा नहीं, यहीं पर कैच है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप का मतलब सिर्फ फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं है। अच्छा, तो फिर सदस्य का कंडक्ट, उसका आचरण भी ये दिखा सकता है कि उसने पार्टी छोड़ दी है, भले उसने कागज पर इस्तीफा न दिया हो। मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई सदस्य है, वो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ वोट कर रहा है या पार्टी लीडरशिप के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी कर रहा है या विपक्षी दल की रैलियों में जाके बैठ रहा है, उनके मंच पे दिख रहा है, या फिर गवर्नर के पास जाके कह रहा है कि हमारी पार्टी की सरकार बर्खास्त कर दो। अरे वाह। ये सब चीजें कोर्ट ने मानी है कि ये कंडक्ट दिखाता है कि आपने वॉलंटरीली मेंबरशिप छोड़ दी है। अरे वाह, मतलब आप पार्टी में रहते हुए भी ऐसी हरकतों से पार्टी से बाहर माने जा सकते हैं इस कानून के तहत। एग्जैक्टली। तो ये हुआ पहला ग्राउंड। अब दूसरा ग्राउंड है पार्टी विप का उल्लंघन, पार्टी विप वायलेशन। हाँ, ये विप वाला मामला तो बहुत सुना है। ये क्या होता है? विप मतलब पार्टी का एक निर्देश होता है, एक डायरेक्शन जो वो अपने सभी सदस्यों को देती है किसी खास वोटिंग के लिए, कि आपको इस बिल के पक्ष में वोट करना है या विपक्ष में करना है या फिर वोटिंग से दूर रहना है, मतलब अब्सटेन करना है। ओके, तो पार्टी का हुक्म मानना पड़ेगा। एसेंशियली यस। अगर कोई सदस्य पार्टी से बिना पूछे, मतलब बिना प्रायर परमिशन लिए इस विप के खिलाफ जाता है, यानी जैसा कहा गया है वैसा वोट नहीं करता, या अब्सटेन करने को कहा था और वोट कर देता है, या वोट करने को कहा था और अब्सटेन कर लेता है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लायबल हो जाता है। ये तो बड़ा सख्त है, मतलब अपनी मर्जी, अपना विवेक नहीं चलेगा। देखिए, पार्टी डिसिप्लिन के लिए ये जरूरी माना गया है, लेकिन इसमें एक राहत है, एक सेफ्टी वाल्व है। अच्छा, क्या है वो? अगर सदस्य ने विप का उल्लंघन किया लेकिन पार्टी 15 दिनों के अंदर उसे माफ कर देती है, मतलब कंडोन कर देती है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ओह, तो पार्टी के पास 15 दिन का टाइम है अपने मेंबर को बचाने का। हाँ? वो कह सकती है कि ठीक है, गलती हो गई, हम माफ करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पार्टी को 15 दिन के अंदर ये कंडोनेशन करना होता है। अगर 15 दिन निकल गए और पार्टी ने माफ नहीं किया तो डिस्क्वालिफिकेशन का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए पार्टी मेंबर्स के 2 ग्राउंड्स, या तो खुद छोड़ दो बोलकर या हरकतों से, या पार्टी विप के खिलाफ जाओ और माफी ना मिले। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स की, निर्दलीय सदस्यों की। उनका क्या? उनके लिए नियम बहुत सीधा और सख्त है। इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, he stands disqualified। मतलब चुनाव जीतने के बाद आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर किया तो आपकी सदन की सदस्यता गई। ये तो बिल्कुल सही है। आपने वोट मांगा था ये कह के कि आप किसी पार्टी के नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है। जीतने के बाद आप किसी पार्टी में चले गए तो ये तो वोटर्स के साथ धोखा हुआ ना। बिल्कुल, ये सीधे सीधे ऑपर्चुनिज्म को रोकने के लिए है
कि जीतने के बाद मंत्री पद या किसी और लालच में कोई पार्टी ज्वाइन न कर ले। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है नॉमिनेटेड मेंबर्स की। जी, मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा में 12 होते हैं। हाँ, इनके लिए थोड़ा अलग नियम है। A nominated member can join a political party but only within the first 6 months of taking his seat in the house. अच्छा, तो उन्हें 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। हाँ, एक तरह से जिस दिन वो अपनी सीट लेते हैं उस तारीख से 6 महीने के अंदर वो चाहें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने पर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये 6 महीने क्यों दिए गए होंगे? सोचने समझने के लिए। शायद यही वजह हो कि वो सदन की कार्यवाही देखें, पार्टियों की विचारधारा समझें और फिर तय करें कि उन्हें किसी पार्टी से जुड़ना है या नहीं। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है। अगर वो 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, तो 6 महीने की विंडो है, उसके बाद नहीं। क्लियर है। तो ये तो हो गई डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स। अब क्या इस कानून में कोई एक्सेप्शंस भी हैं? कोई ऐसी स्थितियां यहाँ पार्टी बदलने पर भी डिस्क्वालिफिकेशन ना हो? हाँ, 2 मुख्य एक्सेप्शंस हैं। पहला है मर्जर का, विलय का। मर्जर मतलब एक पार्टी दूसरे में मिल जाए। हाँ, कानून कहता है कि अगर किसी सदस्य की ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाती है तो सदस्य डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन मर्जर मानेगा कौन? क्या सिर्फ 2 पार्टियों के अध्यक्ष मिल जाएं और कह दें कि मर्जर हो गया? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ी शर्त है। ये मर्जर तभी वैलिड माना जाएगा जब उस ओरिजिनल पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी इस मर्जर के लिए सहमत हों। 2/3 2/3 ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। अगर 2/3 विधायक या सांसद राजी हैं तभी ये माना जाएगा कि ये पूरी पार्टी का फैसला है। ये एक कलेक्टिव पॉलिटिकल डिसीजन है, ना कि कुछ लोगों का दल बदल। और ऐसे में जो सदस्य मर्जर के साथ गए हैं या जो मर्जर से सहमत नहीं होकर अलग रह गए हैं, दोनों ही डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अच्छा, ये बात जरूरी है। तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए मर्जर को वैलिड मानने के लिए। पहले शायद एक स्प्लिट वाला ऑप्शन भी था, कुछ टूट जैसा। बिल्कुल सही याद दिलाया है आपने। पहले एक और एक्सेप्शन था, विभाजन यानी स्प्लिट का। उसके तहत अगर किसी पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर्स अलग होकर एक नया ग्रुप बना लेते थे तो उन्हें दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था। हाँ, ये 1/3 वाला रूल तो बहुत चर्चा में रहता था। बहुत ज्यादा, और इसका बहुत मिसयूज भी हुआ। थोड़े से विधायक भी टूटकर अलग हो जाते थे और उन्हें इस कानून से प्रोटेक्शन मिल जाती थी। इससे दल बदल को रोकने की बजाय एक तरह से बढ़ावा मिल रहा था। लूपहोल बन गया था ये तो। बिल्कुल। इसी वजह से 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इस स्प्लिट वाले प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया, डिलीट कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। मतलब अब पार्टी में टूट के आधार पर कोई बचाव नहीं है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो सिर्फ मर्जर का रास्ता है, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। करेक्ट। इसने दल बदल को डेफिनेटली और मुश्किल बनाया है। ठीक है, ये हुआ पहला एक्सेप्शन, मर्जर। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन जोड़ा है सदन के पीठासीन अधिकारी से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, यानी लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन या राज्यों में विधानसभा स्पीकर और विधान परिषद चेयरमैन। उनके लिए क्या छूट है? कानून ये कहता है कि अगर कोई सदस्य स्पीकर या चेयरमैन चुना जाता है तो वो अपने पद की गरिमा और निष्पक्षता, डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी बनाए रखने के लिए अगर चाहे तो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ सकता है। अच्छा, ताकि वो इम्पार्शियलिटी से हाउस चला सके बिना पार्टी के दबाव के। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो उस पद पर नहीं रहता, मतलब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो वो चाहे तो वापस अपनी ओरिजिनल पार्टी ज्वाइन भी कर सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया में, यानी पार्टी छोड़ने और बाद में वापस ज्वाइन करने, उसे दलबदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है, वरना कोई अच्छा मेंबर शायद स्पीकर या चेयरमैन बनने से ही कतराए कि कहीं उसकी सदस्यता ही ना चली जाए। एग्जैक्टली। ये पद की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी प्रावधान है। तो ये हो गए 2 एक्सेप्शंस, मर्जर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब आते हैं शायद सबसे अहम और विवादित सवाल पर। यह फैसला आखिर करता कौन है कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं? Who is the deciding authority? ये फैसला करने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही दिया गया है। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन और राज्यों में उनके काउंटरपार्ट। स्पीकर या चेयरमैन, लेकिन वो तो खुद किसी न किसी पार्टी से होते हैं, तो क्या उनका फैसला फाइनल होता है
क्या उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हुआ। जब 1985 में ये कानून बना था तो उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला फाइनल होगा और उसे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब जुडिशियल रिव्यू का रास्ता बंद था। पूरी तरह से। ये तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, और इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और फेमस केस है कि होतो हॉलोहैन वर्सेस ज़ैचुलू 1992 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को, जो जुडिशियल रिव्यू को पूरी तरह बाहर रखता था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। क्यों? क्या तर्क दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। कोर्ट ने माना कि स्पीकर या चेयरमैन जब 10th शेड्यूल के तहत फैसला करते हैं तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं। अच्छा, एक ट्रिब्यूनल की तरह। हाँ, और जैसे बाकी ट्रिब्यूनल्स के फैसलों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वैसे ही स्पीकर के फैसले का भी हो सकता है। तो मतलब अब मेंबर्स स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लिमिटेड रखा है। लिमिटेड स्कोप मतलब कोर्ट ये नहीं देखेगा कि स्पीकर का फैसला सही था या गलत, मतलब मेरिट्स पर नहीं जाएगा। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि क्या फैसला लेने में कोई प्रोसीजरल गड़बड़ी हुई है, जैसे क्या फैसला मालाफाइड्स यानी बुरी नीयत से लिया गया, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ, जैसे मेंबर को सुनाई नहीं गया, क्या फैसला एकदम परवर्स, मनमाना या अतार्किक है, या क्या स्पीकर ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। समझ गया। तो कोर्ट सिर्फ प्रोसेस को देखेगा, डिसीजन के सब्सटेंस को नहीं। लेकिन वो जो बात हमने पहले की कि स्पीकर तो खुद पार्टी का होता है, तो क्या उसका फैसला बायस नहीं हो सकता? इस पर कोर्ट ने कुछ कहा। हाँ, ये दलील भी कोर्ट में दी गई थी कि स्पीकर में ये पावर देना ही गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल बायस की संभावना है। लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। कोर्ट ने स्पीकर, चेयरमैन के पद की इंपॉर्टेंस और डिग्निटी पर जोर दिया और कहा कि उनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। उम्मीद तो की जाती है, पर असलियत ने। खैर, एक और बड़ी दिक्कत जो सुनने में आती है वो है फैसला लेने में देरी। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस सालों पड़ी रहती हैं। क्या कोई टाइम लिमिट है स्पीकर के लिए? अनफॉर्चुनेटली नहीं। कानून में स्पीकर या चेयरमैन के लिए फैसला लेने की कोई भी समय सीमा, कोई टाइम लिमिट तय नहीं की गई है। कोई टाइम लिमिट नहीं? नहीं, और यही इस कानून की एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती है। कई बार स्पीकर महीनों, सालों तक फैसला ही नहीं करते। तब तक या तो उस सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, या सरकार गिर जाती है या बच जाती है। मतलब देर होने से कानून का मकसद ही खत्म हो जाता है। ये तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात हो गई। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता जताई है, कहा है कि फैसला एक रीजनेबल टाइम में, जैसे 3 महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक कानून में कोई बाइंडिंग टाइम लिमिट नहीं जोड़ी गई है। ये तो वाकई एक सीरियस इशू है। अच्छा, अब बात करते हैं इस कानून को लागू करने के लिए जो नियम, रूल्स बनते हैं, वो कौन बनाता है और क्या प्रोसीजर है। ये रूल्स बनाने की पावर भी सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही दी गई है। मतलब लोकसभा स्पीकर अपने हाउस के लिए, राज्यसभा चेयरमैन अपने हाउस के लिए, और ऐसे ही राज्यों में। तो नियम भी वही बनाते हैं? हाँ, लेकिन ये नियम बनाने के बाद उन्हें सदन के सामने रखना होता है। दे हैव टू बी लेड बिफोर द हाउस फॉर 30 days। 30 दिन के लिए? क्यों? ताकि सदन के सदस्य उन नियमों को देख सके, उन पर विचार कर सकें। सदन चाहे तो उन नियमों को अप्रूव कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या डिसअप्रूव भी कर सकता है। तो फाइनल से हाउस का ही होता है। ठीक है। और अगर कोई मेंबर इन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करे तो विलफुल कॉन्ट्रवेंशन, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर निर्देश दे सकता है कि ऐसे उल्लंघन को सदन के विशेषाधिकार का हनन माना जाए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, और फिर उस पर प्रिविलेज कमेटी वगैरह कार्रवाई कर सकती है। ओके, अब आते हैं प्रक्रिया पर, प्रोसीजर पर। मान लीजिए किसी मेंबर के खिलाफ दल बदल की शिकायत आती है, तो आगे क्या होता है? क्या स्पीकर खुद से एक्शन लेता है? नहीं, आमतौर पर स्पीकर सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता। नियम ये कहते हैं कि स्पीकर तभी कार्रवाई शुरू करता है जब उसे सदन के किसी और सदस्य से एक कंप्लेंट या पिटिशन मिलती है। अच्छा, तो किसी को शिकायत करनी पड़ती है पहले? हाँ, शिकायत मिलने के बाद स्पीकर को नेचुरल जस्टिस फॉलो करना होता है। मतलब जिस मेंबर के खिलाफ शिकायत है उसे अपना पक्ष रखने का, अपना एक्सप्लेनेशन देने का पूरा मौका दिया जाता है। हियरिंग होती है प्रॉपर? हाँ, स्पीकर चाहे तो मामले को और जांच के लिए कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को भी भेज सकता है। तो पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद ही स्पीकर अपना अंतिम निर्णय देता है। इसका मतलब ये हुआ कि दल बदल का जो असर है
डिस्क्वालिफिकेशन, वो इमीडिएट और ऑटोमेटिक नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक। एक पूरी प्रोसेस है जिसे फॉलो करना पड़ता है। शिकायत होगी, नोटिस जाएगा, जवाब आएगा, सुनवाई होगी, शायद कमेटी जांच करेगी और फिर कहीं जाकर फैसला होगा। और उस फैसले को भी, जैसे हमने देखा, लिमिटेड ग्राउंड्स पर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये थी 10वीं अनुसूची और एंटी डिफेक्शन लॉ की पूरी कहानी। कैसे ये आयाराम गयाराम को रोकने निकला, क्या क्या ग्राउंड्स बने, क्या एक्सेप्शंस रखे गए, फैसला कौन करेगा, कोर्ट का क्या रोल है और प्रोसीजर क्या है। काफ़ी लेयर्स हैं इसमें और काफ़ी लीगल न्यूआंसेस भी। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा है और जो इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हुई हैं कोर्ट्स द्वारा, उसने इसे हमेशा ही एक बहुत ही लाइव और कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनाए रखा है। इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।